दर्शक को ड्राइवर सीट पे बैठने की आवश्यकता है कि नहीं मैं ये भी देखूंगा, ये छोटी पिक्चर आई है, ये मैं देखूंगा, मैं जाऊंगा, मैं सिनेमा हॉल में एफर्ट करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा। जब आपने बनाई IC814 उससे पहले आप कई सारी फिल्में बना चुके थे। 70 mm के पर्दे से 2.5 घंटे की फिल्म से हटकर सीरीज की ओर आना, मुझे इन दोनों भाषाओं का, दोनों विधाओं का व्याकरण समझा। आपके साथ ऐसे बात नहीं करता कि सुनो फिर क्या हुआ पता है, उसके बाद ऐसा हुआ। मतलब मुझे लगातार आपकी आंखों में आंखें डाल के और आपका गिरेबान पकड़ के बैठना पड़ेगा, बिठाना है आपको। और एक जो क्षेत्रीय फिल्मकार है, क्षेत्रीय इंडस्ट्री का जो फिल्मकार है, उसके 100 किलोमीटर के अंदर ये रोज घट रहा है और वो रोज उसके टच में है, इसलिए उसका सिनेमा ज्यादा जमीन पे रहता है और बंबई का सिनेमा ज्यादा सुपरफिशियल है। आपके इर्द गिर्द ऐसे कितने फिल्मकार हैं जो आपको लगता है कि इस लड़ाई को अच्छे से निभा पा रहे हैं और जीत भी रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, नाम गिनाए आप नहीं लिए, आप बताइए। हम सब दोस्त। साउथ में तो बहुत सारे हैं और साउथ हम एक लिफाफे में रख के साउथ बोल देते हैं, बट साउथ में 5 स्टेट्स हैं, 4 भाषाओं में फिल्में बनती हैं, पर वो सारी इंडस्ट्रीज जो हैं अलग अलग भिन्न है, सबका अलग अलग चरित्र है। लेकिन एक जो कॉमन चरित्र है वो ये है कि उनका सिनेमा किसी भी किरदार से बड़ा है। बंबई एक मुश्किल शहर भी है, बहुत बेनेवोलेंट शहर भी है, बहुत देता है, लेकिन बहुत क्रूर भी है। आप लगातार अगर आप के हाथ में तलवार और ढाल नहीं है तो ज्यादा चांस ये है कि आपकी हत्या हो जाएगी। तो तलवार और ढाल भी लेके चलना है और घोड़े की स्पीड भी मेंटेन करनी है और अपनी बात भी कहनी है। और मैं अपनी जमीन से उखड़ चुका हूं। सन्नाटे का भी एक सामूहिक रिस्पॉन्स होता है। आपको अचानक सन्नाटा सुनाई देता है थिएटर में, ये अचानक आपको लगता है कि हर इंसान ने मूव करना भी बंद कर दिया, कोई पहलू भी नहीं बदल रहा है, सब रुक गए। एक ऐसा लम्हा आ गया है कहानी, या कि फिर एक ऐसा लम्हा के एक बहुत जोर की हंसी आई, या एक ऐसा लम्हा के बाज लोग रोने लग गए, या एक ऐसा लम्हा के उत्साह हो गया, ताली बजाने का दिल किया। ये सामूहिक रिस्पॉन्स। दोस्तों, ये जनवरी 2025 का महीना है और ठीक 25 बरस पहले हमारे देश में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने देश को हिलाकर रख दिया था, जिसकी स्मृति और जिसके दुआ स्वप्न आज तक हमारे साथ गूंजते रहते हैं। वह घटना थी काठमांडू से दिल्ली की ओर आती एक फ्लाइट का अपहरण, जिसमें काफ़ी सारे यात्री सवार थे और जिसको वे अपहरणकर्ता जो पाकिस्तानी थे वे अंततः कंधार अफगानिस्तान ले गए और हमारे उन पैसेंजर्स की रिहाई के बदले में हमें 3 कुख्यात आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा। पिछले बरस उस पूरे एपिसोड को रिकंस्ट्रक्ट करते हुए एक फिल्म निर्माता ने, फिल्म निर्देशक ने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ बनाई जिसका नाम था IC814। दोस्तों, हमारे साथ आज स्टूडियो में है वो फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा। अनुभव जी, मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि हमारा नॉर्मल जो स्टूडियो है वो अंदर है। आप जब आज आ रहे थे तो मुझे लगा यहाँ आते हैं। आप देखें, वो सत्यजित रे आपको देख रहे हैं वहाँ से। इस बात का भय है मुझे। अच्छा, एक बात बताएं, ये मेरे मन में अक्सर प्रश्न आता रहता है। मैं भी सिनेमा का छोटा मोटा विद्यार्थी हूँ। कैमरे की आंख से दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है क्या जो नंगी आंख से नहीं देती? कैमरे की आंख से बहुत कुछ आपके नियंत्रण में होता है। आप ये तय कर सकते हैं कि कितना देखें, किस क्रम में देखें, और उसके बाद बहुत सारी तकनीकी सहूलियात आपके हाथ में आ जाती हैं। तो एक निर्देशक के हाथ में, मतलब वही एक चेहरा, एक लॉन्ग लेंस लगा के कैमरा थोड़ा दूर रख दिया जाए, या वही एक चेहरा उसी भाव के साथ एक वाइड एंगल लेंस लगा के चेहरे के पास रख दिया जाए, दोनों की से भावना एकदम अलग उत्पन्न होगी। तो एक निर्देशक के हाथ में बहुत सारे कंट्रोल आ जाते हैं और फिर वो कहानी को जिस प्रकार से, अगर आप
देखें तो निर्देशक किसी भी कहानी पर न सिर्फ कहानी बताता है बल्कि कहानी पर अपना एक व्यू भी बताता है, पर्सपेक्टिव देता चलता है। करेक्ट। तो उस पर्सपेक्टिव को क्रिएट करने में कई बार ये भी हो सकता है कि निर्देशक पर्सपेक्टिव दर्शक के हाथ में छोड़ दे, वो दर्शक को उस कुर्सी में बिठा दे कि आप बताइए कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। मैं दूसरे टॉपिक की ओर आता हूँ, थोड़ा सा इसे शिफ्ट करते हुए। जब आपने बनाई IC-814, उससे पहले आप कई सारी फिल्में बना चुके थे। तो 70 mm के पर्दे से 2.5 घंटे की फिल्म से हटकर सीरीज़ की ओर आना, मुझे इन दोनों भाषाओं का, दोनों विधाओं का व्याकरण समझाएं। क्या फ़र्क है आपके भीतर? बहुत फर्क है। जो सिनेमा है ना, एक उसको पर्दे का साइज, साउंड का की क्वालिटी, कितने स्पीकर लगते हैं सिनेमा, उसको भूल जाते हैं। जब आप फिल्म देखने थिएटर जाते हैं तो आप एक निर्णय लेते हैं कि मैं घर से फला सिनेमा हॉल में जाऊंगा, फला टिकट लूंगा, बुक कराऊंगा, टिकट लूंगा। उसके बाद आप एक प्रकार का आत्मसमर्पण करते हैं फिल्म के प्रति कि मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा, अब तुम लाइट बुझा दो, अब तुम तय करोगे कि मैं क्या देखूंगा और क्या सुनूंगा और किस क्रम में देखूंगा और किस क्रम में सुनूंगा, मैं उठ के जा नहीं सकता। ये निर्णय लेके आप फिल्म देखने जाते हैं। और दूसरा निर्णय ये होता है कि मैं ना 200-250 लोगों के साथ बैठ के ये कहानी सुनूंगा, तो हमारा एक सामूहिक रिस्पॉन्स होगा हर क्षण के लिए। आप समझें कि सन्नाटे का भी एक सामूहिक रिस्पॉन्स होता है। आपको अचानक सन्नाटा सुनाई देता है थिएटर में, ये अचानक आपको लगता है कि हर इंसान ने मूव करना भी बंद कर दिया, कोई पहलू भी नहीं बदल रहा है, सब रुक गए। एक ऐसा लम्हा आ गया है कहानी में, या कि फिर एक ऐसा लम्हा के एक बहुत जोर की हंसी आई, या एक ऐसा लम्हा के बाज लोग रोने लग गए, या एक ऐसा लम्हा के उत्साह हो गया, ताली बजाने का दिल किया। ये सामूहिक रिस्पॉन्स, और इसको हम याद रखते हैं लंबे समय तक याद रहता है। अरे उस फिल्म में ऐसा हुआ था। करेक्ट। मुझे अपने बचपन की, मुझे याद है कि जब हम लोग अमित जी की, अमिताभ बच्चन साहब की फिल्में देख के हम लोग जब जवानी में, जब हम 14, 15, 16 साल के थे, मुझे जो पहली फिल्म की मेरी अपनी व्यक्तिगत याददाश्त है थिएटर में, वो जंजीर की है। वो शायद 71 की फिल्म है, 73 की है। तो मैं 8 साल का था। कोई नहीं, हाँ 71 बाद में, तो 6 से 8 साल का था मैं। वो मेरी पहली याद है किसी फिल्म की थिएटर में। जया जी गा रही थी, चक्कू छुरियां तेज करा लो। तो सिनेमा मेमोरी बनाता है। दूसरा जो वो होता है, दूसरा जो घर पे नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन पे या हॉटस्टार पे या सोनी पे या जी पे आप फिल्म देखते हैं, तो वो आपका ये निर्णय होता है कि अरे यार वो वाली फिल्म आई, देखते हैं, आया मनोज बाजपेयी की फिल्म आई, देखते हैं, या IC-814 ही देखते हैं, IC-814 आई, देखते हैं। अब वो मेरी बहुत सारे क्षणिक उस वक्त का जो मेरी मनस्थिति होगी उस पर निर्भर करेगा कि वो मुझे कैसी लगेगी, और इस बात पर भी निर्भर करेगा कि मेरे गिर्द क्या हो रहा है। अचानक फोन बजने लग गया, कोई इमरजेंसी हो गई ऑफिस में या किसी रिश्तेदार के यहाँ, या बच्चे ने डोरबेल बज गई, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, या कुकर की सीटी बज गई, ऐसा कुछ हो गया, तो वो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। आप उसमें, आपके पास ये सुविधा है कि आप उसको पॉज कर देते हैं और फिर आप कहते हैं कि ठीक है कुकर की सीटी बज गई, गैस बंद कर देते हैं, और फिर आते हैं और बीच में एक काम करता हूँ, चाय भी बना ही लेता हूँ, मन कर रहा है चाय पीने का, साथ लेके ही बैठूंगा, तो साथ लेके चाय बैठूंगा। तो अब आपका डिस्टेंस, पॉज ऑन करने का वक्फा जो है वो हो सकता है 10 मिनट का हो गया। जब सीटी के लिए गैस बंद करने गए थे तो वो वक्फा 30 सेकंड का होने वाला था, फिर ऐसे चाय का मूड हो गया। एक निर्देशक जब फिल्म बनाता है तो वो इन बातों को एंटिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये हर घर पे भिन्न तरीके से हो रहा होगा। तो उसमें एक मुसलसल लड़ाई ये होती है कि आप उठने ही ना दें, कि आप जब बैठें तो आप बोले भाई कुकर सीटी नहीं बजनी चाहिए, चलो मैं शुरू ही बाद में करूंगा, कुकर का वो ऑफ करके, मुझे पता था ना सीटी बजने वाली है, तो मैं एक बार सीटी बजी जाने दो, फिर फिल्म देखूंगा, IC-814 देखूंगा। ये दो अलग निर्णय हैं, दोनों में आत्मसमर्पण की जो भावना है उसकी कमी है।
और ये बात निर्देशक को मालूम होती है कि ये वाला काम कम आत्मसमर्पण से देखा जाएगा और ये ज़्यादा आत्मसमर्पण से देखा जाएगा, तो उसकी बात कहने का तरीका, तो फिर वो आपके साथ ऐसे बात नहीं करता कि सुनो फिर क्या हुआ पता है, उसके बाद ऐसा हुआ। मतलब मुझे लगातार आपकी आंखों में आंखें डाल के और आपका गिरेबान पकड़ के बैठना पड़ेगा, बिठाना है आपको। और एक दूसरा तरीका ये है कि आशुतोष फिर क्या हुआ, मैं वहां से निकला, फिर मैं आपसे ऐसे बात कर सकता हूं क्योंकि आप आए ही इसलिए हैं कि आप मेरी बात सुने। दोनों में ये बहुत बेसिक फर्क है। क्या ये फर्क सिनेमा को कहीं गंभीर, चूंकि आपने आत्मसमर्पण प्रयोग किया, कहीं डिवोटेड, और अगर मैं प्रयोग कर सकूं तो एक क्लासिकल विधा बनाता है जहां अपेक्षा है दर्शक से, मांग है और वो पूरी भी करता है कि आपको समर्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर वो लंबा आलाप सुनना है, जो वहां संभव नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है कि आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि समय बदल रहा है। अंग्रेजी में एक बड़ा आजकल पॉपुलर एक एक्सप्रेशन है अटेंशन स्पैन। अब ज़्यादा देर इंसान एक बात पे रुक नहीं रहा है और ये समय चेंज होगा, तो इस समय के साथ कला को भी चेंज होना पड़ेगा। अभी भी कुछ लोग होंगे, और हिंदुस्तान में इस बात की थोड़ी कमी है कि दर्शकों में कि नहीं, मैं फिल्म देख रहा हूँ। कला को लेकर के जो थोड़ा ज़्यादा एक कमिटमेंट है वो कम है। जैसे फ्रांस में फिल्म देखने जाइए, इटली में फिल्म देखने जाइए, खास तौर पे यूरोप में सिनेमा को और कला को लेके दर्शक का कमिटमेंट थोड़ा बहुत ज्यादा, बहुत ऊंचे पेडेस्टल पर मतलब वहाँ लोग फिल्म देखने आते हैं। मुझे याद है मैं पेरिस में ये देखने गया था, किलर्स ऑफ फ्लावर मून, स्कॉर्सेज़ी की फिल्म थी, बहुत लंबी फिल्म है और स्लो फिल्म है और ये सबको मालूम था। तो मैं मेरे एक फ्रेंच दोस्त के साथ गया था, तो जब हम टिकट बुक कर रहे थे तो सीटों को देके जब सीट चूज़ करने आए तो उसने बोला कि साथ नहीं बैठते हैं। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर मुझे बात समझ में आई कि साथ बैठेंगे तो हम रिएक्ट करेंगे, बात कर सकते हैं। तो उसने मुझसे 3 सीट दूर सीट अपनी ली और जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने देखा ज़्यादातर लोग ऐसे बैठे थे कि ये फिल्म ऐसी है जिसको मेरे और उसके बीच में फिल्म के बीच में वार्तालाप है, इसमें कोई दूसरा वार्तालाप हो नहीं सकता। तो इस कमिटमेंट के साथ कला को कि स्कॉर्सेज़ी क्या करना चाह रहे हैं, स्कॉर्सेज़ी को ड्रामेटिक फास्ट फिल्म बनानी आती है, ये उनकी चॉइस थी कि ये फिल्म, उन्होंने वो फिल्म बनाई, ये फिल्म ऐसे बनेगी क्योंकि वो आपसे एक बातचीत करना चाह रहे थे, बहुत अंतरंग बातचीत करना चाह रहे थे। तो अगर निर्देशक आपसे अंतरंग बातचीत करना चाह रहा है तो ये आपका भी फर्ज है कि उसको अंतरंग तरीके से ही सुने। फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं आपसे आज ये बात करने आया हूं और आपने कहा था फिल्मों के बारे में बात करेंगे, कि अब मेरे साथ 5 लोग वहां उधर सामने कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं और मुझे इशारे कर रहे हैं और घड़ी दिखा रहे हैं, तो फिर मैं आपके साथ वफादारी नहीं कर रहा हूं। हमारी 2 महीने पहले बात हुई थी शायद या ज़्यादा, कि हम मिलेंगे, आराम से मिलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो मुझे उसका सम्मान करना पड़ेगा ना कि आशुतोष मुझसे बैठ के आराम से बात करना चाह रहे हैं। तो वो एक है जो जिसकी कमी होती जाएगी क्योंकि जीवन की रफ्तार बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, और इस कमी से अंततः सिनेमा विधा का हास होगा, नुकसान होगा। नुकसान विधा का नहीं होगा, नुकसान दर्शक का होगा कि दर्शक उस अनुभव से अछूता वंचित रह जाएगा, कलात्मक जो अनुभव है। हाँ, तो दर्शक को कोशिश करनी है कि ठीक है, जीवन की रफ्तार तेज है। पहले क्या होता था, हम फिल्म देख के निकलते थे तो फिल्म रुकती थी अपने साथ बहुत देर तक। कुछ कविताएं होती हैं जो ठहर जाती हैं। ओटीटी नहीं रुकती है इतना देर तक अमूमन। ओटीटी का वो महत्वाकांक्षा भी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि ओटीटी की महत्वाकांक्षा भी नहीं है कि मैं एक, ओटीटी की महत्वाकांक्षा है कि आप आएं और इतना समय मेरे प्लेटफॉर्म पर बिताएं। अगर इतने सारे लोग इतना समय प्रतिवर्ष मेरे प्लेटफॉर्म पर बिताएंगे तो मेरा स्टॉक एक्सचेंज पे ये होगा, मेरे आरओआई का ये होगा और उससे ये होगा, और उससे हमारा भी फायदा होता है कि उनके पास जितने ज़्यादा पैसे आते हैं अंततः आपको वो उतने ज़्यादा पैसे हमको दे पाते हैं अगली फिल्म बनाने के लिए। तो ये एक अजीब सी लड़ाई है जिसमें दर्शक को ड्राइवर सीट पे बैठने की आवश्यकता है कि नहीं मैं ये भी देखूंगा। ये छोटी पिक्चर आई है,
ये मैं देखूंगा, मैं जाऊंगा, मैं सिनेमा हॉल में एफर्ट करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा, और तभी वो फिल्म दोबारा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो अगर आपको आर्टिकल 15 अच्छी लगी है तो आप जाएं और देखें। आर्टिकल मेरी फिल्म है, कोई सी और भी हो हाँ, सकती है। हंसल की फिल्म हो, अनुराग की फिल्म हो, उसको फिर आप, अगर आप उसको यूट्यूब पे देख लेंगे, अगर आप उसको वो कौन सा ऐप है उस पे फिल्में, टेलीग्राम शायद, उस पे लोग फिल्में उस पर भी आती हैं आजकल। हाँ। लोग व्हाट्सएप पे भेज देते कई बार बड़े बड़े वीडियो शूट्स हाँ, टाइप कैसे। तो अगर आप वैसा करेंगे तो आप उस फिल्मकार को पंगु बना रहे हैं। ये, और दर्शक ड्राइवर सीट में है। दर्शक को ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ड्राइवर सीट पे, कि दुनिया में, हिंदुस्तान में क्या सिनेमा बनेगा, इसका निर्णायक दर्शक है। दर्शक ही होता है। तो एक बात है मेरे मन में अक्सर उठती है कि 70 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक न्यू वेव आंदोलन शुरू होता है, जो कि तत्कालीन कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड है उससे अलग जाकर एकदम घटित होता है, जिसमें श्याम बेनेगल हैं, गोविंद इल्हानी हैं, बासु चैटर्जी भी हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो केतन मेहता, सुधीर मिश्रा इत्यादि, ये थोड़ा आगे जाकर आते हैं। एक न्यू वेव है जो 2000 के आसपास शुरू हो रहा है, जिसमें आप हैं, आपने भी 2 लोगों का नाम लिया, हंसल मेहता, अनुराग कश्यप हैं, और भी कई लोग हैं। हमारे गुरुजी लोग हैं, हाँ, आपके गुरुजी लोग भी हैं, केतन मेहता। वो लेकिन पिछली पीढ़ी से भी थोड़ा सा उनका तालमेल, हाँ, वो बीच के हैं, मतलब वो ट्रांजिशन फेज उनके सईद, वही सईद कुंदन, उनके साथ उनके फौरन बाद आते हैं ये लोग। तो आप इन दोनों में क्या फर्क देखते हैं? फर्क ये है कि हमने उनसे देख के सीखा है, और हम वो ही कर रहे हैं जो उन्होंने कर दिया है पहले, और अच्छी बात है कि हम कर रहे हैं, और ताकि वो एक रस है जो जिंदा रहे। और मुश्किल काम होता है। मेरा ये मानना है कि अब थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, पहले थोड़ा कम मुश्किल था। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको ये मैं उन सज्जन का नाम भूल रहा हूँ, एक अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के एक हेड थे, अमेरिकी आदमी थे, जो बाद में बहुत ताकतवर आदमी बने। उन्होंने हिंदुस्तान में तय किया कि हिंदुस्तान में हॉलीवुड का सिनेमा नहीं आएगा। अच्छा, किस वर्ष की बात है ये अर्ली 70s की बात है। और वो बाद में फिर प्रेसिडेंट्स ऑफिस में भी काम किया उन्होंने, अभी नाम भूल गया मैं। तो बैन हो गया था कि हिंदुस्तान में हॉलीवुड सिनेमा नहीं आएगा। इस वक्त श्याम बाबू जो हैं एड फिल्में बनाते हैं, एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लेज एडवर्टाइजिंग, अर्ली 70s में बनाते हैं। और ये वक्त है कि वो कंपनी कहती है कि चलो पिक्चर बनाते हैं। तो अचानक हिंदुस्तानी सिनेमाघरों में फिल्मों की कमी थी, और यहां से श्याम बाबू का उदय होता है, वो फिल्म बनाते हैं। और फिर आप हर दशक में देखेंगे, हर दशक में, और ये मैं देख के बात कर रहा हूं, हर दशक में, हर साल में 2, 4, 5 फिल्में ऐसी रही हैं जो लीक से हटके काम कर रही थी और हिट हो रही थी। इसी देश के दर्शकों ने, इन दर्शकों को कम नहीं आंकना चाहिए। बहुत शातिर दर्शक है और बहुत समझदार दर्शक है। ट्रेलर देख के सूंघ लेता है क्या देखना है क्या नहीं देखना है। अगर इकलौती शिकायत कर सकता हूं तो वो इतनी है कि जो दूसरी फिल्में हैं, जिसको आप न्यू वेव कह लें, कुछ भी कह लें, उसको देखने जाने वालों की तादाद अनुपात में कम है मेन स्ट्रीम फिल्म से। बासु चैटर्जी, बासु भट्टाचार्य, श्याम बेनेगल, गोविंद इल्हानी, ये सब मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसमें फिल्म फेयर जीत रहे हैं। हाँ, फिल्म फेयर जीत, वो सब भूल जाइए। फिल्म फेयर देने वाले तो फिल्म के समझदार लोग हैं, फिल्म एजुकेटेड लोग हैं। दर्शक जा रहा है देखने, अर्ध सत्य देखने दर्शक जा रहा है, आक्रोश देखने दर्शक जा रहा है, जाने भी दो यारों देखने दर्शक सिनेमा घर में जा रहा है। ये हमारे दर्शकों की परंपरा है। ये हमने एक मिथ बनाई है कि नहीं नहीं नहीं, दर्शक को ना, ये ना, आजकल ना दर्शक को ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद है, अगर मैं करेक्ट कीजिएगा, अर्धसत्य शायद बॉम्बे के मेट्रो सिनेमा हॉल में हाउसफुल भी रही है कभी। हाँ, अर्धसत्य जैसी फिल्म। सुधीर भाई मुझे बता रहे थे कि दिल्ली में शीला में शायद जाने भी दो यारों मॉर्निंग शो में कुछ 26, 28, 20, 30 हफ्ते चली है।
जाने भी दो यारों, महाराजनीतिक फिल्म, फनी भी थी लेकिन बहुत राजनीतिक फिल्म थी। अभी अपन सीरीज की बात कर रहे थे जी, श्याम बाबू ने एक सीरीज बनाई थी भारत एक खोज, और अब सीरीज बन रही हैं। अब भी बन रही है, अच्छी भी बन रही है, लेकिन भारत एक खोज को कहाँ देखते हैं आप सीरीज के इतिहास में? माइलस्टोन है। तमस, भारत एक खोज, ये सब हिंदुस्तानी टेलीविजन के माइलस्टोन है। आप अगर देखें ना, वैसे अब ये हमने भी फिल्म में एक डायलॉग लिखा है कि मैंने नहीं लिखा है, गौरव ने लिखा है। किसी आदमी को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, कह रहे हैं बिल्कुल हमारे जैसे हैं, बुरा पहले देखते हैं, अच्छा बाद में देखते हैं। तो मैं भी उन लोगों में से हूँ शायद, कि गलत क्या है पहले वो देख लो, अच्छा तो ही है। तो 1983 में हम लोग आया, पहली सीरीज हिंदुस्तान की। जब हिंदुस्तानियों को पता चला कि सीरीज कोई चीज होती है, तो उसके पहले तो पता ही नहीं था। हम लोग, हाँ। चित्रहार आता था बुधवार को, शायद आधे घंटे के लिए 4, 5, 6 गाने देखने को मिल जाते थे। 83 से और फिर एक नया दौर आता है हिंदुस्तान की दर्शकों के पास करीब 92-93 में। 1990-91 में अमेरिका का आक्रमण होता है कुवैत पे, सॉरी इराक एंड कुवैत, इराक पर होता है, हाँ। इराक कुवैत वॉर। और एक न्यूज पोर्टल का जन्म होता है दुनिया भर में, उसका नाम है केबल न्यूज नेटवर्क, जिसको हम आज CNN के नाम से जानते हैं। और वो 24 घंटे चलता है, और ये बहुत ऐतिहासिक टाइम है दुनिया के दर्शकों के लिए। यहां से हिंसा से प्रेम की शुरुआत होती है। इसके पहले वॉर गंदी बात थी, वॉर की हत्याएं, वॉर का खून, उससे हम डरते थे। अब इंसान हमारे घर में उतर आई है। CNN जब आता है और जब इराक और कुवैत की वॉर लाइव टेलीकास्ट होती है, और एक दुनिया में नई मिसाइल का आविष्कार हुआ है जिसका नाम है स्कड मिसाइल्स, जब वो लाइव ब्रॉडकास्ट होती है, मिसाइल जा रही है, मुझे याद है वो विजुअल आज भी, वो वीडियो गेम की सी फीलिंग आती है। और ये सारी ब्रॉडकास्ट केबल्स के जरिए हमारे घरों में आ रही थी मुफ्त में। हमको ये बाद में पता चलने वाला था कि हम इसके लिए पैसे देंगे। ये 90-91 की बात है, और 92-93 तक ZTV आ जाता है, सोनी टीवी आ जाता है हिंदुस्तान में, फिर धीरे धीरे स्टार टीवी, मर्डॉक साहब आ जाते हैं। 92 में शायद, या 93 में तारा आता है, पहला बड़ा शो सैटेलाइट टीवी का। जी पर था शायद, हाँ? जी पर था। मेरी एक दोस्त नवनीत निशान तारा, तो नवनीत ने मुझे आके बताया जब वो टेलीकास्ट शुरू हो गया, तो वो मुझे याद है, घर आई हुई थी, मेरे खाना खाने आई थी, और वो बता रही थी कि अनुभव, तुझे आइडिया नहीं है मुझे सड़क पे मेरे साथ क्या हो रहा है। तब तक स्टारडम की ये स्थिति नहीं थी। तो एक दौर है टेलीविजन का 82 से 92 का, 10 साल का, जहाँ टीवी वाले बहुत बड़े स्टार्स हैं। मैं बताता हूं। और एक दौर है 92 से लेकर आज तक का, जो कि 30, 32, 33 साल का दौर है। आप इस 10 साल में आइकॉनिक शोज देखने जाइए। अभी मैं आपको छोड़ देता हूं, तो आप 20-25 नाम ले लेंगे। और मैं 93 से 2025 के बीच आपसे आइकॉनिक शोज की बात करता हूं, आपसे 5 से 10 नाम नहीं लिए जाएंगे। 3 गुना वक्त है और 150 गुना ज्यादा मटेरियल है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ये मेरी जानकारी है, और आमतौर पे मुझे बताया जाता है कि मेरी जानकारी गलत है, पर वो इसलिए हुआ कि उस जमाने में डीडी था, तो डीडी में निर्देशकों को बुलाया जाता था और उनसे कहा जाता था कि क्या कुछ बनाइए ना सर, श्याम बाबू जी कुछ बनाइए ना। तो उन्होंने कहा यार वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बनाता हूँ यार, नेहरू जी ने बड़ी अच्छी किताब लिखी थी, देश का इतिहास है उसमें, कैसे ये देश बना, तो उस पर तो बनाइए। उसके बाद श्याम बाबू चले जाते थे और उनको जो दिल में आता था वो बनाते थे। 92-93 का जब दौर आया, जब 5-6 प्लेटफॉर्म्स, हिंदी का अलग, मराठी का अलग, ये सब सिलसिला शुरू हुआ, तो बनाने वालों की संख्या कम थी और जो बनाना था उसकी संख्या ज्यादा थी। और तब ये
मसला खड़ा हुआ कि ये कौन बनाएगा, कौन इतना सारा मटेरियल कौन बनाएगा। दर्शक बहुत सारे हो गए हैं, दर्शक बहुत सारे हो गए, हम सबके घर पहुंच गए। दर्शक के पास चॉइस है, उसके हाथ में जब रिमोट आया। हम जब बड़े हो रहे थे 82-83 जो बोल रहा हूँ, तो रिमोट तो होता नहीं था। आप टीवी ऑन कर देते थे आके और फिर बैठ जाते थे, वॉल्यूम सेट हो जाता था। हमको मालूम था 12 नंबर पे सही सुनाई देता है, तो 12 नंबर पे हम करके हम बैठ जाते थे। अब आप जब चाहें वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, जब चाहें चैनल चेंज कर सकते हैं। तो लड़ाई शुरू हुई दर्शक की उसके बाद से, दर्शक की उंगली से। अब इसको आप मेटाफोरिकली भी देख सकते हैं, लेकिन लड़ाई मुसलसल दर्शक की उंगली से है, अंगूठे से है कि ये कहां चला जाएगा। अब वो झगड़ा शुरू हुआ। इस वक्त हम कहां आ चुके हैं? हाँ, इसमें यह है कि हर 5 मिनट की लड़ाई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास ये जानकारी होती है कि दर्शक अमूमन कितनी देर में ये तय कर लेता है कि मुझे ये सीरीज नहीं देखनी। आपको सदमा होगा ये सुन के कि 1.5 से 2 मिनट में, शुरुआती 1.5 से 2 मिनट, शुरू के 1.5 से 2 मिनट में दर्शक ये तय करता है कि मैं आगे देखूंगा या नहीं। फिर शायद ये नंबर गलत हो सकते हैं, ये मुझे डेटा याद नहीं रहता उतना। फिर अगले 8 मिनट में दोबारा ये मौका आता है कि नहीं नहीं यार ठीक है, नहीं देखना। ऐसे पॉइंट्स हैं। दर्शक के पास जब इतनी अथॉरिटी आ गई है, जो कि लगभग मैं आपसे कहता कि दर्शक पे इतनी अथॉरिटी है कि दर्शक ये तय कर सकता है कि क्या बनेगा। और ये पहले नहीं था, नहीं था ना, अथॉरिटेरियन रिजीम थी ना, कि भाई एक ही दर्शक के पास अथॉरिटेरियन है। नहीं, उसकी उंगली की कोई महत्ता नहीं थी, अब उसकी उंगली की महत्ता है, चला जाएगा वो। तो ऐसे में फिल्मकार कितना अपने आप को कंट्रोल्ड होता हुआ महसूस कर रहा है? बहुत ज्यादा। आमतौर पे फिल्मकार की कुर्सी उसके नीचे से जा चुकी है। उसको या तो कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता है। मतलब जब आप जानते हैं कि आपके ऊपर इतनी बड़ी चुनौती है कि 1.5 या 2 मिनट या 8 मिनट, तो आप जो आपका स्वाभाविक एक्सप्रेशन है जो 2, ढाई, 3 घंटे तक जाता है, आप उसे कैसे दे पाएंगे आखिर? वो एक मुसलसल लड़ाई है, वो आप लड़ते हैं। फिल्मकार के सबसे बड़े कामों में से एक काम ये है, वो लड़ाई है। आपके इर्द गिर्द ऐसे कितने फिल्मकार हैं जो आपको लगता है कि इस लड़ाई को अच्छे से निभा पा रहे हैं और जीत भी रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। नाम गिनाए आपने लिए, आप बताइए। हम सब दोस्त। साउथ में तो बहुत सारे हैं, और साउथ में साउथ हम एक लिफाफे में रख के साउथ बोल देते हैं, बट साउथ में 5 स्टेट्स हैं, 4 एक भाषाओं में फिल्में बनती हैं, पर वो सारी इंडस्ट्रीज जो हैं अलग अलग है, भिन्न है, सबका अलग अलग चरित्र है। लेकिन एक जो कॉमन चरित्र है वो ये है कि उनका सिनेमा किसी भी किरदार से बड़ा है। वो शुरू से रहा है। हाँ, चेंज भी होता रहा है, बीच बीच में बिगड़ता भी है, फिर सुधरता भी है, पर एक मोटा मोटा एक एवरेज निकालेंगे तो उनके लिए फिल्म और कहानी और उनकी जमीन जहां से वो आते हैं, स्थानीयता, वो स्थानीयता। एक बम्बई की इंडस्ट्री की एक त्रासदी ये भी है कि बम्बई में ज्यादातर लोग माइग्रेंट्स हैं, सारे फिल्म मेकर्स। हम सब, मैं बनारस का हूं, मैं अपने आप को बनारसी कहता हूं, जबकि मैंने जीवन का अधिकांश हिस्सा मुंबई में बिताया है। लेकिन बनारस की याद छूटती नहीं है। नहीं छूटेगी ना, क्योंकि बचपन बीता है वहां, जवानी बीती है। कोई पंजाब से है, कोई पंजाब से है, कोई कहीं से, तो हम सब उखड़े हुए लोग हैं। अब हम बांद्रा और अंधेरी की लड़ाई में हैं, तो हमारी लड़ाइयों की जो इंटेंसिटी है वो बहुत डिसॉल्व्ड है। तो हम रोज अपने किसी चाचा या फूफा जो कि किसी गांव में टीचर हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की क्या समस्या है, या जो एक मेरी बड़ी बहन एक छोटे से म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो उसके जीवन में आज क्या हुआ, मैं उसके टच में नहीं हूं। और एक जो क्षेत्रीय फिल्मकार है, क्षेत्रीय इंडस्ट्री का जो फिल्मकार है, उसके 100 किलोमीटर के अंदर ये रोज घट रहा है और वो रोज उसके टच में है, इसलिए उसका सिनेमा ज्यादा जमीन पे रहता है। और बंबई का सिनेमा ज्यादा सुपरफिशियल है, हवा में रहता है। और एक यहाँ त्रासदी, नेगेटिव वर्ड है, मैं उसको इस लाइट में नहीं देखना चाहूंगा। ये उसकी त्रासदी है फिल्मकार की,
कि वो अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड कट चुका है। और ऐसा नहीं कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड कट के कहीं और जुड़ गया है, वो लटक रहा है, झूल रहा है और उसे कष्ट भी देता है। कष्ट भी देता है। कई बार कोई एक ऐसा समाचार पढ़ते हैं कि अरे यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा ये काम। हाँ, ये मैं क्यों, मुझे नहीं पता चला, ये उसका दुख भी है। लेकिन बम्बई एक मुश्किल शहर भी है, बहुत बेनेवोलेंट शहर भी है, बहुत देता है, लेकिन बहुत क्रूर भी है। आप लगातार अगर आप के हाथ में तलवार और ढाल नहीं है तो ज़्यादा चांस ये है कि आपकी हत्या हो जाएगी। तो तलवार और ढाल भी लेके चलना है और घोड़े की स्पीड भी मेंटेन करनी है और अपनी बात भी कहनी है। और मैं अपनी ज़मीन से उखड़ चुका हूँ, ये एहसास हमेशा बना हुआ है और ये सच है कि मैं उखड़ चुका हूँ। उस बीच में एक कहानी कहनी है, और उस बीच में एक ऐसे शहर में आके कहानी कहनी है जो कि मूल हिंदी का शहर नहीं है। Correct. जिस पर आप काम करना चाहते हैं, जिस भाषा में। तो वो जो हमारे इंडस्ट्री में और बाहर बातें होती रहती हैं, वो हिंदी भाषी लोग बातें करते हैं कि उसको हिंदी नहीं आती ठीक से। हाँ, नहीं आती क्योंकि उसने बचपन से हिंदी नहीं बोली है। हमारे यहाँ एक विशेष वर्ग, जिसमें मैं भी आऊँगा अब, कि जिसने अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजा। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरा 23 साल का बच्चा उतनी हिंदी नहीं जानता जितनी उसको जाननी चाहिए। तो अब मेरा और उसका व्हाट्सएप चेंज हो गया। मैंने कहा बेटा सिर्फ देवनागरी में बात होगी और सिर्फ हिंदी में बात होगी, कुछ उर्दू के शब्द भी फेंकूंगा, उनके माने भी बताऊंगा। तुम्हारे सामने से गुजरनी चाहिए ये भाषा। निरंतर शब्द लिखूंगा अगर, तो उसको बताता हूं कि ये निरंतर शब्द आया कहाँ से। संधि विच्छेद उसको अभी समझाया है, तो वो संधि विच्छेद सीखा है और अब सीख रहा है। एक दिन मैंने बातों बातों में उसको तटस्थ लिख दिया। उन्हें नहीं पता था तटस्थ क्या होता है। ऑफ कोर्स नहीं पता था। तो फिर मुझे समझ में आया, मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया। फिर मेरे को लगा इसको पता होना चाहिए कि शब्द आया कहाँ से। तट पे स्थापित, तटस्थ। स्थापित शब्द सीखा, तट सीखा, फिर कंठस्थ का मतलब सीखा कि तटस्थ और कंठस्थ में क्या समानता है। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको उतनी तो नहीं सिखा पाऊंगा जितना आप दे सकते हैं, लेकिन हिंदी का उसको ज्ञान। एक जंगल में अगर फेंक दूंगा तो फिर ढूंढेगा रास्ता। भाषा और अपनी जड़ों के प्रति जो आपकी फिक्र और जो पीड़ा है, आपके अनुसार आपके बम्बई में आपके कंटेम्प्रेरीज कितना साझा करते हैं और कितने हैं ऐसे? कम है। आप समझिए ना, आप प्लीज, एक बहुत जरूरी है कि हिंदी फिल्मकार जो है उसकी बहुत सारी खामियां भी है, हाँ, लेकिन उसकी बहुत सारी परेशानियां, उनको समझिए। मैं बताता हूं आपको। अच्छा है कोई बात कर रहा है इस बारे में, ये सब बातें कोई करता नहीं है, ज्यादातर वही करते हैं जो आपने शुरू में करी। तो मैं थोड़ा चिंतित भी हो गया था कि हाँ, वो तो हो ही नहीं है बात है। बम्बई में जाते हैं आप ना, तो आप सबसे पहले क्या चाहिए? छत तो चाहिए, एक छत और कम से कम 2 वक्त का खाना। ये बहुत महंगा है बम्बई में, मिलता ही नहीं है पहले तो आसानी से। छत तो ढूंढनी मुश्किल है। फिर अगर आप अफोर्ड कर पाए तो आप जहां पर काम होता है, सड़क से आएंगे तो उससे 1.5 घंटे दूर है, और ट्रेन से आएंगे तो आते आते आप कम से कम हिम्मत तो हार ही चुके निचोड़ चुके होंगे पूरी तरह से। तो ये वो आदमी है जो एक फिल्मकार बनने की कोशिश कर रहा है, या एक अदाकार बनने की कोशिश कर रहा है, या एक कहानीकार बनने की कोशिश कर रहा है, और उसके घर का सपोर्ट सिस्टम जो होता है, घर पे जीवन अगर 30,000 रुपये महीने में चलता है, तो वही परिवार अगर आप बंबई में उठा के लेके आए तो वो 90,000 हो जाता है। तो उसकी तो हैसियत ही नहीं है कि वो आप पिता की कि आपकी मदद करे। जब मैंने बाप को बोला कि मैं बंबई जा रहा हूँ फिल्म बनाने, तो उन्होंने बोला जाओ, लेकिन यार मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। और ये सृष्टि की, प्रकृति की मेरे ऊपर कृपा रही, जरूरत नहीं पड़ी। मैं बंबई पहुंचा। जैसे मैंने कहा, बंबई देती बहुत कुछ है, बहुत कमाल शहर है, बहुत ही कमाल शहर है, बहुत क्रूर, जादुई शहर है। हाँ, बहुत क्रूर है। जादू वादू तो ठीक है, बहुत क्रूर है। और मतलब अगर आप कभी अकेले जाके समंदर के सामने खड़े हो जाएं शाम वाम को, तो 2 प्रकार की भावनाएं आती हैं। एक तो ये भावना आती है कि ये मुझे बहा के ले जाएगा,
और एक ये भावना आती है कि मैं इसको अपने अंदर संभालूंगा। आप और भावुक भी हो जाते हैं समुद्र के सामने बैठकर मरीन ड्राइव पर? हाँ, आंसू बहने हाँ, लगते मतलब हैं। मेरे आंसू आसानी से नहीं बहते हैं, लेकिन मैं भावुक हो जाता हूँ समंदर के सामने। खास तौर पे मैं दुनिया घूमा हूँ, बहुत सारे समंदर देखे हैं मैंने, बहुत खूबसूरत समंदर देखे हैं। हमारा थोड़ा मटमैला ही है, लेकिन अपने समंदर के सामने भावुकता ज़्यादा आती है। वहाँ पे सौंदर्य बोध ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ कसक, कुछ टीस से उठती हाँ। है। मैं बम्बई में रहा हूँ कुछ साल। हाँ, टीस उठती है कि कुछ ऐसा ही पुकार है जिसमें जो अनिर्वचनीय है, जिसमें समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वो फिल्मकार बेचारा जब इस कदर जद्दोजहद के बीच में उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि यार ये थोड़ी ऐसी सी एक कहानी इधर कुछ, तो कई बार उसके लिए फैसला आसान नहीं होता, क्योंकि अब अगला महीना ही बचा है, उसके बाद मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। यहाँ से शुरुआत होती है और फिर आप उसी में रम जाते हैं। मैं ये यात्रा दो बार कर चुका हूँ। एक बार मैं इस यात्रा से घुसा, हालांकि मेरे पास धनवन था, लेकिन मैं छोटे शहर का था, मुझे भी शौक था गाड़ी हो, ये हो, वो हो। लोगों के ऊंचे फ्लोर के घरों में जाता था तो लगता था मेरा भी एक घर हो। तो एक मेरी यात्रा है जो पहले 2000 से 2017 तक चलती है, 17 साल चलती है। 17 साल फिल्में बनाने के बाद आर्टिकल मुल्क तक, हाँ, मुल्क तक 17 साल फिल्में बनाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मैं फिल्में क्यों बना रहा हूँ। ये पेशा नहीं है, ये कला है। ये प्रश्न आपके भीतर मुल्क के बाद उमड़ा? मुल्क में जब पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझे मेरी फिल्म के अंदर पाया, तो जो उनका रिस्पांस आया उसने मुझे भाव विभोर कर दिया, उसने मुझे मतलब निचोड़ के और दोबारा भिगा दिया। तो अब मेरे अंदर नया रस आ गया। तो अब तक जो कमाया था वो सब निचोड़ के बह गया और अब मैं वो वापस नया बच्चा। वो पहली बार 2017 में मुझे वो अनुभव सिन्हा याद आया जो अब भी बनारस में रहता है। वो वहीं रुक गया है, वो अभी भी 16-17 साल का है, 15 साल का है। और अब मुझसे रोज मेरी बात होती है उससे रोज़, और मैं उससे पूछता हूँ कि सही है ना, ये करना चाहिए ना बॉस, और वो मुझे जवाब देता है। मेरी उससे रोज़ की बातचीत है। उसको मैंने वो छूट गया था उसका हाथ मेरे हाथ से। वो क्या ट्रिगर था कि आपको अपना अतीत याद आया? क्योंकि उस फिल्म में वो अनुभव सिन्हा मिला लोगों को जो फिल्म बनाने निकला था। तो वो मुझसे उस अनुभव सिन्हा की बात करने लगे जो पीछे छूट गया जो था, छूट गया था मुझसे। तो मुझे भी मिला वो। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मैं ही तो हूं। फिर मैंने पकड़ लिया उसका हाथ। मैंने कहा अब नहीं छोड़ूंगा तेरे को। क्या आप इसे आत्म से किसी किस्म का साक्षात्कार कह सकते हैं? बिल्कुल है ना आत्म साक्षात्कार। अगर आप अपने आप को आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, ये तो अब 1987, 88, 89 की बात है, 90 की बात है, जब मैं पिताजी को बोला कि मैं जा रहा हूं मुंबई, तो 35 साल हो गए। और ये जबकि मैं बात कर रहा हूं 2017 की, तो 7-8 साल है केवल। हाँ, 27 साल वो मेरे साथ था नहीं। तो जिस समय आपको वो ये इल्हाम होता है मुल्क के दौरान, आपने जब अपने पिछले काम को देखना शुरू किया, जो कि तुम बिन है, 10 है, कैश है, रावण है, आपने प्रोड्यूस भी की है जिद नामक फिल्म, जिसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं, तो आपको मुड़कर देखने पर ये वक्फा कैसा लगता था? अच्छा है, सफर है, और मेरा एक नया रूप है। तो मुझे इंटरेस्टिंग एक लड़का दिखता है, जो लड़का है वो इस दौरान। हाँ, तुम बिन से लेकर ये कैश, रावण वगैरह। तुम बिन में मैं 35-36 साल का हूँ, तो उस पार्लेंस में मैं लड़का नहीं हूँ, लेकिन अभी मुझे वो एक लड़का सा, थोड़ा आवारा, थोड़ा भटका, इंटरेस्टिंग है। अब मध्यम वर्गीय बच्चा है जिसके पूरे परिवार खानदान में गाड़ी नहीं खरीदी गई, सिनेमा देखने के अलावा सिनेमा से कोई रिश्ता नहीं था, और उसको भी सिनेमा की तरह नहीं, मनोरंजन की तरह देखा गया। तो उस परवरिश का बच्चा, ये बात अलग थी कि हमारे घर में बेगम अख्तर बजती थी और मन्ना डे बजते थे और मधुशाला बजती थी बनारस में। हाँ, और जब वो कहती थी कि मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जाँ वाला, मुझे जिंदगी की दुआ न दे,
तो मुझे लगता था कुछ बात कह तो नहीं है, समझ नहीं आ रही क्या कह रही है, बात में दम है कुछ। अब वो इंटरनेट का ज़माना नहीं था, आसपास उर्दू दान नहीं थे, तो इन अल्फाज के माने सीखने में 20 साल निकल गए। तो जो आप काम कर रहे थे तुम बिन से लेकर मुल्क तक, उसको भी समझने में काफ़ी समय। नहीं, मुझे पता है, वो परस्यूट अलग थी। पता नहीं परस्यूट का हिंदी शब्द क्या है, वो मुझे जानना चाहिए। खोज, तलाश? नहीं, एग्जैक्ट शब्द नहीं है ये। परस्यूट का कुछ ना कुछ तो एक अच्छा शब्द होगा हिंदी में, संस्कृताइज्ड होगा लेकिन होगा। एनीवे, तो वो मेरी परस्यूट अलग थी। मेरी परस्यूट थी कि मैं गुच्ची की टी शर्ट खरीदूं, मेरी परस्यूट थी कि मैं फलां गाड़ी खरीदूं। अब वो परस्यूट नहीं है, अब वो सब खरीद लिया। अब क्या है? अब परस्यूट ये है कि मुझे एक कैमरे के पीछे एक महिला को देख के कैसा लग रहा है, और इस देश में, इस दुनिया में 50% महिलाएं हैं, तो आधे कैमरों के पीछे महिलाएं क्यों नहीं है? मुझे ये परेशान करता है। ये हमारी मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं मीनल सईद। तो मुझे ये बात परेशान करती है, मुझे ये बात परेशान करती है, और फिर मुझे उसकी तह में जाना होता है, और फिर मुझे उसकी तह में जाते आते ऐसा लगता है कि ये बात मुझे अपने आप से नहीं करनी चाहिए, सिर्फ ये बात मुझे मेरे देश से करनी चाहिए। और मेरे हाथ में एक ऐसा माध्यम है कि मैं उस माध्यम के ज़रिए, अब आपको एक एग्जाम्पल दूं तो आर्टिकल 15 को थिएटर में देखने तकरीबन 60 लाख लोग गए थे। मैं भी था उनमें से। 60 लाख लोगों से आप बात कर सकते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में और उसकी फ्यूटिलिटी के बारे में। लेकिन मैं आपको, चूंकि 15 का जिक्र हुआ है, मैं आपको अपने एक अनुभव बताता हूं उस समय का। तो मैं अब, मेरे लिए अब फिल्में और कहानियां ये है कि मुझे क्या परेशान करता है, मुझे ये बात करनी है उन 60 लाख लोगों से। कोशिश करूंगा 1 करोड़ लोगों से करूं, 2 करोड़ लोगों से करूं। ये वो बातें हैं जो देश को अपने आप से करने की आवश्यकता है। और मेरे जैसे लोग जिन्होंने एक पूरा जीवन जिया है, छोटे शहर से लेकर के, और फिर बम्बई, और फिर यूरोप, और फिर अमेरिका, और ये पूरे एक बहुत लंबा सर्कल देखा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी और फर्ज भी है कि मैं ये बात अपने से छोटों से करूं। क्या आप इसे सामाजिक सरोकार कहना चाहेंगे, या कहीं डीपर खोलेंगे अस्तित्वगत सरोकार है? इतनी बड़ी बातें मैं अपने बारे में सोचता भी नहीं हूं, आप यकीन मानिए नहीं सोचता हूं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि मुझे इस धरती पे जन्म मिला, और एक समाज से मेरा सरोकार हुआ, एक रिश्ता हुआ, मुझे बहुत कुछ मिला। कि आप और मैं बात कर रहे हैं, उसको 3 लोग खड़े होकर शूट कर रहे हैं, इसको पता नहीं कितने लोग देखेंगे, यहां इतना मिला मुझे, तो मुझे वो देना भी पड़ेगा ना, या लिए चला जाऊं, 10-20 साल में चला जाऊंगा, तो जो मिला वो वेस्ट। इतना कुछ मिला है, इतना सारा कुछ मिला है, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना तिरस्कार, सब कुछ मिला है, पैसा, तो वो लेके चला जाऊं, देके जाना पड़ेगा ना। अब क्या देना चाहते हैं? अगली फिल्म क्या, अगला प्रोजेक्ट क्या है आपका? प्रोजेक्ट शब्द मुझे अब अच्छा नहीं लगता। कहानी, अगली कहानी क्या है? बताता हूं जल्दी। आप भी के शहर में शूट करने जा रहा हूं, दिल्ली। इसी गर्मियों में? हाँ, अब मई अप्रैल में बात हो रही है। वो भी देने की प्रक्रिया है, हम माने? वो कहानी भी इसी अब वो प्रक्रिया में? देना भी हाथ ऊपर हो जाता है। मैं देना बोला तो अभी खुद ही बोला है, लेकिन देने से ज्यादा ये है कि लौटाना है, बताना है कि भाई, मुझे जब मैं देखता हूं उस समाज को जिस समाज से मैं आया हूं, और ये मैं बार बार कहता हूं, ये लोग पता नहीं, ये वाली बात सुनना लोगों को अच्छा नहीं लगता, कि दुनिया का, मैंने पूरी दुनिया के बहुत बड़े बड़े देश घूमे हैं, और ऐसा छू के नहीं निकला हूं। जब किसी नए देश में जाता हूं तो मैं अंदर तक जाता हूं। दुनिया का सबसे कमाल का देश है ये, सबसे कमाल का देश है, और इतना यंग देश है। अब ये बात लोग समझते नहीं है, बोलते हमारी सभ्यता सबसे पुरानी है। सभ्यता पुरानी है, देश की उम्र कम है। जब से ये देश बना और खुद अपने इख्तियार में आया, उसके बाद की उम्र कम है। मैं किसी को उस दिन कह रहा था कि
अमेरिका को की आज़ादी के पहले 75 साल और हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले 75 साल आप गिन लीजिए, कंपेयर करके देख लो। 75 साल बाद गुलामी से लड़ रहे थे, भयंकर सिविल वॉर होने वाली थी, हुई थी। उसके बाद आप 75 साल में दूसरों के सैटेलाइट स्पेस में भेज रहे हैं। क्या रफ्तार है! और किसने लाई है? पब्लिक ने लाई है, लोगों ने लाई है। तो इतना कमाल का देश है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे ज़रूरी लगता है कि मैं देखूं कि यार वो गमला गलत जगह रखा है, उसको थोड़ा सा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि गमला थोड़ा सा हटा के लेफ्ट में थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। सॉरी, लेफ्ट से मेरा मतलब लेफ्ट नहीं है, राइट में शिफ्ट कर दो जहाँ भी शिफ्ट कर दो। तो सेंटर में ले आओ। हाँ, सेंटर में ले आओ। तुम सेंटर में तो कम से कम ले ही आओ। तो वो बात है, मैं कहता हूँ। और ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरा तजुर्बा ज़्यादा है। मुझे वो चारपाई के नीचे की धूल दिखाई देती है, कुछ लोगों को नहीं दिखाई देती। तो मैं बोलता हूँ धूल भी साफ करो ना, नीचे धूल है, चलो आओ, चलो मैं भी चलता हूँ, सफाई करते हैं। चारपाई के नीचे धूल हो रही, कोई देखता ही नहीं है। तो वो बुरा लगता है सुन के, जाहिर है बुरा लगेगा, ये क्या बकवास कर रहे हो यार, बाकी फर्श तो क्लीन है ना यार। हाँ है, अंदर भी साफ करते हैं। कोई कभी हमारे देश की चारपाई उठा के देखेगा तो बोलेगा क्या बात है, नीचे भी साफ है, हर जगह कोना कोना साफ है। ये होना चाहिए ना, वो है देश। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव। मुझे लगता है कि अब हम यहीं इसको, क्योंकि आपने जो दो बातें कही क्या कि चारपाई के नीचे की धूल आपको दिखाई दे रही है, हाँ। और गमले की लोकेशन पोजीशन ठीक नहीं है, उसको भी ठीक करना चाहिए। तो आपकी आगामी फिल्में, आपकी आगामी कहानियाँ हमें अपनी कुर्सियों, अपनी खाट, अपनी खटिया, अपने खटोलों के नीचे की धूल और गंदगी दिखाई देती रहें। हाँ। मैं एक बात यहाँ खत्म करूँगा। निर्मल वर्मा के आपने धूल का कहा, उनका एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण है, किस किताब में, शायद वेद में है। वो कहते हैं कि अक्सर होता ये है कि जब हम धूल झाड़ते हैं ना, झाड़ू से बुहार कर, तो खाट के नीचे सरकाते हैं और ये सोच के सरका देते हैं वो कोई देख नहीं पाएगा। करेक्ट। और आप हमें वो धूल दिखाना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव।